हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आज यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। हमने पूरा एक एक कंसेप्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया। अंदर जितने क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन किया। आज जो है जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फाइनली ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो मैं देखना ध्यान से, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी जैसे बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो, उससे सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से साइंस, जो भी साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट है उनको सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ देता है दोस्त, एक्सरसाइज से। अब आप एक्सरसाइज बना के अच्छे से गए नहीं हो, वहां फंस जाता है मामला। चलिए, तो हम लोग बिना देर किए, बिना बात किए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप चाय बनाने का प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। पानी लेंगे, पानी को गर्म करेंगे, या दूध लेंगे, दूध को गर्म करेंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे, खौलाएंगे, फिर लास्ट में चीनी डालेंगे, फिर फिल्टर कर देंगे, पी लेंगे। ये कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन अब आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा। एनसीईआरटी के सबके पास बुक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखने नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग होगा, मैं बस बताऊंगा, क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दूंगा। एक प्रज्ञा नाम की लड़की है, ठीक है, 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांच करती है। माने बहुत सारे पदार्थ को लेती है, प्रज्ञा नाम की लड़की है, और वो क्या करती है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये 4 पदार्थ लेती है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, क्या पोटेशियम नाइट्रेट लेती है। सोडियम क्लोराइड NaCl, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl। हेलो गाइस, तो अभी आई थिंक लाइन कट गया है तो थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, फिर भी चलिए देखते हैं, तब तक लाइन आ जाएगा। KCl, और उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, आ गया NH4Cl। धन्यवाद बिजली महाराज। चलिए, तो ये 4 पदार्थ प्रज्ञा ली और क्या की, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे घुलनशीलता देखी कि अलग अलग टेम्परेचर पे ये पदार्थ कितने घुल रहे हैं। किसमें? जल में। कितना जल में? 100 ग्राम जल। प्रज्ञा जो ली है 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में कितना टेम्परेचर पे, 283, 283, 293, 293, 313, 313 केल्विन में है, 353, 353। इतने इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे क्या दी, इसकी घुलनशीलता को नापा, टेम्परेचर चेंज कर करके घुलनशीलता नापा, घुलनशीलता नापा। इस पे 21 है, इस पे 32 है, इस पे 62 है। लिख दे रहा हूं, लिखने वाला तो नहीं था, चलो फिर भी लिख दे रहा हूं। 21, 32, 62, 333 वाला छोड़ दिया हूं क्या? हाँ छोड़ दिया हूं। 333, 353, 62, 106, 167, 36, 36,
36, 36, 36, 37, 37, 35, 35, 40, 46, 54, 24, 37, 41, 55, 66। ये घुलनशीलता है। अलग अलग टेम्परेचर पे जो प्रज्ञा नाप रही है घुलनशीलता, वो लिखा हुआ है। मतलब पोटेशियम नाइट्रेट का 283 डिग्री केल्विन पे, 283 डिग्री केल्विन पे घुलनशीलता क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, 21 है। ठीक है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 100 ग्राम जल, क्या लिए, 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है। 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में 283 डिग्री टेम्परेचर पे KNO3 संतृप्त विलयन बनाएगा। उसमें सॉल्यूट कितना होगा, 21। 100 ग्राम जल, 100 ग्राम जल 283 डिग्री टेम्परेचर, उसमें KNO3 का क्या सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनाएगा वो कितना बनाएगा, 21। मतलब मान लो 21 ग्राम, मतलब उसमें मैक्सिमम 21 ही घुलेगा, 21 ग्राम ही घुलेगा। 100 ग्राम जल में 293 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम 32 ग्राम ही घुलेगा। कौन, KNO3। ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, सेचुरेशन, कि 100 ग्राम जल में KNO3 283 डिग्री सेल्सियस पे 21 ग्राम घुलेगा। 100 ग्राम जल में 283 डिग्री पे NaCl 36 ग्राम घुलेगा। ये इसका क्या बता रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो, समझ रहे हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन बनाया है कि यदि 50 ग्राम जल लेंगे, 50 ग्राम जल, तो 313 डिग्री केल्विन पे 50 ग्राम जल यदि लिए आप, तो 313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट का सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनेगा उसका अमाउंट कितना होगा। तो 313 पे 100 ग्राम जल में, 313 पे 100 ग्राम जल में कितना है, 62 ग्राम। तो 50 ग्राम जल होगा तो कितना होगा, उसका आधा। 100 ग्राम पे 62 है, किसका, KNO3 का, क्या, सॉल्यूट का अमाउंट जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए वो कितना है, 62। तो 50 ग्राम में 313 डिग्री केल्विन पर कितना होगा, इसका आधा, 31 ग्राम। 100 ग्राम है तो 62, तो 50 ग्राम है 31। बहुत सिंपल है। दूसरा कह रहा है कि प्रज्ञा जो है 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है। ठीक है, चलिए, प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा कहाँ है भैया, प्रज्ञा किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, किसका, पोटेशियम क्लोराइड, कहाँ भैया, पोटेशियम क्लोराइड का कितने डिग्री पे, 353 डिग्री सेल्सियस पे एक संतृप्त विलयन बनाती है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है 353 डिग्री केल्विन पे। तो ये बताइए 353 डिग्री केल्विन पे संतृप्त विलयन बनाने के लिए KCl का कितना अमाउंट घुला होगा सर, तो 54। KCl का कितना अमाउंट 353 पे, 54 ग्राम घुला होगा सर। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। अब इसको कह रही है कि 353 डिग्री सेल्सियस पे 54 ग्राम तो घुला दिए हैं, घुल गया है, संतृप्त सॉल्यूशन बना दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर घटाने लगे। 353 डिग्री से क्या कर दिए, घटा के रूम टेम्परेचर ला दिए। अरे बब्बा, टेम्परेचर घटा दिए तो क्या होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा घुलेगा पदार्थ।
यदि टेम्परेचर घटाएंगे तो घुलना कम हो जाएगा। यदि 273 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो कम घुलेगा, 300 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो और ज्यादा घुलेगा। 353 देखो ना बुआ, 283 पे 35 घुला है, 93 पे 35, 313 पे 40 बढ़ गया, 333 पे 46 बढ़ गया, 353 पे 54 बढ़ गया। ये बढ़ रहा है टेम्परेचर घटाने पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बढ़ रहा है। प्रज्ञा कह रही है कि 353 पे 54 ग्राम घुला हुआ है। उसने क्या किया, टेम्परेचर घटा दिया। तो टेम्परेचर जब घटा देगी तो क्या होगा, टेम्परेचर जब घटा देगी तो उसमें KCl का क्रिस्टल, KCl जो पदार्थ है वो दिखने लगेगा। जो पहले घुला हुआ था 353 डिग्री सेल्सियस पे वो दिखने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो आपने घटा दिया। टेम्परेचर घटा दिया तो सेचुरेशन उसका क्या हो जाएगा, सेचुरेशन उसका तो घट गया होगा। सेचुरेशन पॉइंट उसका क्या हुआ होगा, घट गया होगा। समझ रहे हो, सेचुरेशन पॉइंट क्या हो गया होगा, घट गया होगा। जैसे मान लो अभी 353 डिग्री सेल्सियस से तो 54 ग्राम खुला है, अब टेम्परेचर घटा के कर दिए 283 तो 35 ग्राम खुलेगा, 35 ग्राम खुलेगा। टेम्परेचर हो गया 283, टेम्परेचर हो गया 283 और उसमें घुलना चाहिए 35 ग्राम, लेकिन पहले से मौजूद है 54 ग्राम। तो ये जो 35 अब 5 40 और 10 50 और 4 19 ग्राम जो एक्स्ट्रा है वो तो दिखने लगेगा आपको, वो तो सॉल्यूशन में बच जाएगा, क्योंकि घुलेगा कितना, 35 ग्राम ही। क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर को घटा दिया है दोस्त। तो 19 ग्राम जो है वो दिखने लगेगा। किसका, पोटेशियम क्लोराइड का जो पार्टिकल है, जो पोटेशियम क्लोराइड है वो दिखने लगेगा। चलिए समझ गए। अब कह रहे हैं कि 293 केल्विन पे प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करिए, तो वो तो आप कर सकते हैं। 293 पे KNO3 32 है, NaCl 36 है, KCl 35 है, NH4Cl 37 है। कर तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि तापमान टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो घुलनशीलता घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा अमाउंट घुलेगा, और ज्यादा अमाउंट घुलेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो कम अमाउंट घुलेगा। समझ रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाए घुलनशीलता बढ़ा, टेम्परेचर घटाए घुलनशीलता घटा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। मैं नहीं करने वाला, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था बहुत अच्छे तरीका से समझा दिया हूं। क्या क्या है, संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे मैक्सिमम सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में घुल चुका है अब उसके ऊपर नहीं घुल सकता है, वही तो है संतृप्त विलयन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं बता चुका हूं, एग्जांपल भी दे दिया हूं, तो अब नहीं बता रहा हूं, लिखवा भी दिया था। शुद्ध पदार्थ प्योर सबस्टांस ये भी बता दिया था, कोलाइड ये भी बता दिया था, निलंबन सस्पेंशन ये भी बता दिया था। तीसरा क्वेश्चन देते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉरी तीसरा नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में प्रत्येक का समांगी और विसमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। 4-5 को नाम दिया है, उसमें बताना है कि कौन समांगी है कौन विसमांगी है। सोडा जल, सोडा जल, सोडा जल क्या है, समांगी। क्या है, समांगी। उसमें कहीं भी पियो, ऊपर कगरी आगे पीछे स्वाद एक तरह का होगा, मतलब उसमें जो कंपोजिशन होगा हर जगह सेम होगा, जो घुला हुआ पार्टिकल होगा हर जगह सेम होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह क्या होगा, सेम होगा, समांगी। सोडा जल, लकड़ी,
लकड़ी क्या होगा? विषमांगी, हेट्रोजीनियस। बर्फ, बर्फ क्या होगा? समांगी, समांगी का एक ग्रुप बनाते हैं बर्फ, समांगी। वायु, समांगी। सॉइल, मिट्टी जो है विषमांगी। सॉइल में देखे हो बहुत सारा पदार्थ, मतलब कोई कुछ मात्रा में, कोई कुछ मात्रा में, मान लो कि ईंटा भी, बालू भी मिले हुए हैं, हेट्रोजीनियस होगा हर जगह। मतलब उसका जो कंपोजिशन होगा, जो पार्टिकल होगा, कण होगा, हर जगह सेम नहीं होगा। सिरका, समांगी। छनी हुई चाय, समांगी। चाय पिए हो, हर जगह स्वाद एक तरह का नहीं दिखता है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं पे ज्यादा मीठा लगता है, कहीं पे ज्यादा पंछुछुर लगता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये समांगी है। विषमांगी में केवल क्या होगा? लकड़ी और सॉइल। लकड़ी, लकड़ी में मान लो कि कहीं पे पोरस है, कहीं पे पोरस है। तो एज इट इज वीडियो जैसे रुकता है हमारा वैसे रुक गया था, हम आगे बढ़ गए थे। तो चलिए फिर से पीछे से चलते हैं। मैं बता रहा था कि लकड़ी, लकड़ी विषमांगी होता है, हेट्रोजीनियस, क्योंकि उसमें क्या होता है? पोरस होता है, उसमें बहुत सारा मिट्टी के पार्टिकल होंगे, बहुत सारे कंकड़ वंकड़ होंगे, ठीक है, बहुत सारा चीज उसमें होगा, तो वो विषमांगी कह सकते हैं। ठीक है। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिए हुए रंगहीन द्रव शुद्ध है? कैसे बताइएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे बताइएगा कि एक रंगहीन द्रव है, वो माने कलरलेस लिक्विड है, वो शुद्ध है, शुद्ध वाटर है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जानते हो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म बॉयल होके वेपर में चेंज हो जाता है। तो यदि आप उसको बॉयल करके देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे, यदि वो बॉयल होने लगा तो वो शुद्ध वाटर है, कह सकते हो। ठीक है। सातवां, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है? बताना कि कौन सा वस्तु शुद्ध पदार्थ है। बर्फ। तो बर्फ में क्या होता है? शुद्ध का प्योर का डिफिनीशन क्या बताए थे? कि वैसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक, मतलब या तो एक यौगिक हो या एक तत्व हो, एक कंपाउंड हो या एक तत्व हो, एक ही हो। ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा हो, तब वो शुद्ध नहीं बोला जाएगा। उसमें एक ही कंपाउंड हो या एक ही तत्व हो। जैसे बर्फ, उसमें केवल H2O होता है, सारा पार्टिकल H2O से ही बना है, और वो जल जो होता है वही जम के बर्फ बनता है। हर जगह देखोगे तो जल ही दिखेगा, H2O ही दिखेगा, वो शुद्ध है। दूध, अब दूध बोलोगे सर दूध शुद्ध है, ठीक है, तो दूध शुद्ध, दूध को शुद्ध नहीं बोलेंगे, क्योंकि दूध में पानी भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, और भी बहुत सारा खनिज लवण होते हैं। ठीक है, उसको तो आप शुद्ध नहीं बोल सकते हो, दूध को आप शुद्ध नहीं बोल सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे प्योर है, HCl प्योर, इसमें कुछ नहीं है तो शुद्ध होगा, अदरवाइज इसमें जल रहता हुआ, वाटर इसमें रहता है HCl में। ठीक है, तो ये शुद्ध, इसको शुद्ध के श्रेणी में, प्योर के श्रेणी में नहीं रखते HCl को, क्योंकि इसमें पानी के जो, पानी जो होता है वाटर इसमें रहता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaOH2, CaOH2 एकदम शुद्ध होता है, CaOH2 एकदम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ये शुद्ध होता है। पारा Hg, अरे एक एलिमेंट है तो शुद्ध ना होगा, आयरन शुद्ध ना होगा। ईंट, अब ईंट देखे हो, इसमें बहुत सारे बालू होगा, मिट्टी होगा, कंकड़ होगा, तो वो शुद्ध कैसे होगा? वो तो मिक्सचर होगा। लकड़ी, लकड़ी को कैसे आप शुद्ध बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी भी सोखे रहता है, लकड़ी है ना, अंदर उसके पानी भी होगा, ठीक है, बहुत सारा गैस भी पोरस होता है अंदर होगा, उसको भी शुद्ध नहीं मानोगे, वो भी बहुत सारा मिक्सचर उसमें रहता है। वायु, वायु को भी आप शुद्ध नहीं मानोगे, वायु में N2 होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसको भी आप शुद्ध नहीं मानोगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करें, सॉल्यूशन की पहचान करना है। मिट्टी, मिट्टी सॉल्यूशन है क्या? मिट्टी के हर एक जगह
उसके पार्टिकल सेम रेशियो में है क्या? मिट्टी में हर एक जगह जो उसमें घुला हुआ पदार्थ है, जो मिला हुआ पदार्थ है, जैसे मिट्टी में बालू मिला हुआ है, तो क्या बालू का पार्टिकल हर एक जगह मिट्टी में सेम रहता है क्या? कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम? तो उसको तो सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, उसको मिक्सचर बोलेंगे। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि मान लीजिए कोई सॉल्यूट जो है, कोई विले पदार्थ है, सॉल्वेंट में घुला है, तो जो पार्टिकल है हर एक जगह सेम होगा, उसका रेशियो हर एक जगह क्या होगा? सेम होगा। तो मिट्टी तो नहीं होगा। समुद्र जल, सी वाटर को बोल सकते हो, सी वाटर। सी वाटर में जनरली क्या होता है? पानी में नमक, नमकीन पार्ट जिससे नमक बनाया जाता है, ठीक है। कौन सा विधि होता है शुद्ध करने के लिए? नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सा विधि होता है? क्रिस्टलाइजेशन, बताया था मैं, ठीक है। तो यदि सी वाटर है उसको आप सॉल्यूशन बोल सकते हो, क्योंकि वो पानी और नमक का घोल होता है। चलिए, वायु, एयर। एयर में क्या होता है? N2 सबसे ज्यादा होता है, उसमें ऑक्सीजन और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। 0.93% आर्गन है। 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे ही बहुत सारे को एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। वो यहाँ पर भी वही अनुपात में होंगे, दिल्ली चल जाओगे तो वही होंगे, कहीं भी चल जाओगे तो सेम। वायु जो होता है उसमें सेम अनुपात में होगा, ठीक है। तो वायु भी क्या होगा? सॉल्यूशन बनाएगा। अब देखिए, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को, तो जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट मतलब क्या? कि उसके पार्टिकल, वैसा सॉल्यूशन जिसमें उसके पार्टिकल दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जब वो लाइट को पास करता है तो वो लाइट को क्या करता है? बिखेर देता है, स्प्रेड कर देता है। लाइट का जो रास्ता है स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ये दिया हुआ है नमक का घोल, तो नमक का घोल टिंडल कोलाइडल सॉल्यूशन तो नहीं है, तो ये टिंडल इफेक्ट कैसे देगा? दूध लेकिन है, दूध जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट CuSO4 का जो विलयन है, सॉल्यूशन है, जैसे CuSO4 वाटर में मिला दिए हैं, तो ये सॉल्यूशन बनाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। CuSO4 जल के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है, सिंपल सॉल्यूशन बनाता है। तो ये भी क्या करेगा? टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन स्टार्च विलयन, स्टार्च जो पेड़ पौधों में खाने के रूप में, माने जो पेड़ पौधों में क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं, खाना, पेड़ पौधों का खाना, स्टार्च, ठीक है। तो वो जो है स्टार्च का जो सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। स्टार्च जो सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से कौन कोलाइडल सॉल्यूशन है, दे देगा स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, नमक और जल सॉल्यूशन, ऑप्शन A एंड B। तो आप स्टार्च सॉल्यूशन और मिल्क दोनों मारोगे, दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन है, दोनों क्या करेगा? टिंडल इफेक्ट शो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक एंड मिश्रण में वर्गीकृत करें। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या करना है? वर्गीकृत करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। सोडियम सर तत्व है, एलिमेंट है। मिट्टी मिक्सचर है। चीनी का घोल मिक्सचर है, सॉल्यूशन होता है। चांदी क्या है? एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है। टीन एलिमेंट है। सिलिकॉन Si क्या है? एलिमेंट है। कोयला मिक्सचर है। वायु मिक्सचर है। साबुन मिक्सचर है, साबुन में बहुत सारा चीज डाला जाता है। एक तो साबुन जो होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का लॉन्ग चेन होता है, कार्बन का लॉन्ग चेन होता है, ठीक है। उसका मतलब वो भी जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, साबुन, वो एक सॉल्ट, लवण होता है, लवण, सॉल्ट, ठीक है। उसमें भी बहुत सारा चीज, 2-3 पदार्थ मिल के बनता है साबुन, ठीक है। एक या एक से ज्यादा पदार्थ मिला हुआ रहता है।
तो वो तो कंपाउंड तो नहीं कहलाएगा, ठीक है, और ना ही एलिमेंट कहलाएगा, मिक्सचर के श्रेणी में आएगा। मीथेन, मीथेन CH4 इसको कंपाउंड बोल देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंपाउंड बोल देंगे। रक्त, ब्लड, ब्लड में भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे चीज होते हैं, उसको भी तो कंपाउंड या एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। चलिए अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है, केमिकल चेंजिंग कौन सा है। पौधों का ग्रोथ, माने पौधा बढ़ रहा है, तो पौधा कैसे बढ़ रहा होगा, सेल डिवीजन से। किसी चीज में ग्रोथ हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन हो रहा है, कोशिका टूट के एक से ज्यादा कोशिका बना रहे हैं। तो जब कोशिका टूट के नया कोशिका बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंजिंग कहलाएगा। लोहा में जंग लगना, बताया था कि क्या होता है, आयरन होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करके Fe2O3 बनाता है, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। लोहे का चूर्ण और बालू का मिलना, लोहे का चूर्ण और बालू को मिक्स कर दिए, उसमें रिएक्शन होता है क्या, केमिकल रिएक्शन, वो क्या है, मिक्सचर है, रिएक्शन नहीं होता। खाना पकाना, रोटी है, बेल के क्या करते हो, तावा पर रखते हो, आग पर सेकते हो, रोटी, आटा से रोटी बन गया, पक गया, वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंजिंग हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंजिंग हो रहा है। आटा खाओ, रोटी खाओ, स्वाद अलग अलग रहेगा, ऐसा नहीं कि जो स्वाद आटा का होगा वही रोटी का होगा, चेंज हो गया, वो केमिकल चेंजिंग है। क्या रोटी से फिर आटा बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। लेकिन फिजिकल चेंजिंग में क्या होता था, जो प्रोडक्ट बन गया फिर से उसको क्या बना सकते थे, जिससे बना हुआ है वो फिर से बना सकते थे। अभिकारक से जो प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट से अभिकारक फिर से बना सकते थे। लेकिन केमिकल चेंजिंग में नहीं होता, रोटी से फिर आटा आप नहीं बना सकते हो, तो ये केमिकल चेंजिंग है। और एक चीज बताते हैं कि यदि किसी चीज को जलाते हैं तो वो केमिकल चेंजिंग है। जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ, यदि किसी चीज का स्टेट्स चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो वो ऑलवेज फिजिकल चेंजिंग होता है, केमिकल चेंजिंग नहीं होता। यदि अवस्था चेंज हो रहा है, स्टेट्स चेंज हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंजिंग होगा, केमिकल चेंजिंग नहीं होगा, फिजिकल चेंजिंग। याद रखिए स्टेट्स, ये तो कॉमन याद रखिए, यदि स्टेट्स चेंज हो रहा है, बर्फ से जल, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो वो फिजिकल चेंजिंग है। और कोई चीज जल रहा है तो वो केमिकल चेंजिंग है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या है, केमिकल चेंजिंग भी और फिजिकल चेंजिंग, क्योंकि जल रहा है तो केमिकल चेंजिंग। जलने के बाद और जलने के पहले मोम था, जलने के पहले भी मोम, जलने के बाद भी मोम बचता है, जलने के पहले भी मोम और जलने के बाद भी मोम। तो क्या मोम चेंज हो गया, पहले भी मोम था अब भी मोम है, तो वो फिजिकल चेंजिंग है। लेकिन जल रहा है तो वो केमिकल चेंजिंग है। समझ में आया। तो मैं इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिया हूं, आपके साथ सॉल्व कर दिया हूं। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।